हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इतना विशाल कि जिसकी कल्पना भी कर पाना हम इंसानों के लिए एक चैलेंज है। और इस अविरत ब्रह्मांड में ना सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि एंटायर सोलर सिस्टम एक कण से भी छोटा मालूम होता है। इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं अपार रोशनी है तो कहीं बेहद अंधेरा, कहीं पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है तो कहीं पर करीब एब्सोल्यूट जीरो तक की ठंड, कहीं पर हमारे सूरज से भी करोड़ों गुना घनत्व वाले तारे मौजूद है तो कहीं पर बर्फ से भी ठंडे ग्रहों का बसेरा है। यहाँ कुछ जगहों पर जीवन का अस्तित्व है तो कहीं पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। दोस्तों आइए आज हम इस विराट और अविरत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे द बिग बैंग थियरी के बारे में। तो बने रहे द नॉलेज के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। जब ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड दो तरह के हैं, एक है दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा है अदृश्य ब्रह्मांड, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और अननोन यूनिवर्स। तो दोस्तों अब करोड़ रुपए का सवाल यह है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये अदृश्य ब्रह्मांड क्या है। तो इस विराट ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को नापने के लिए लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष के एकम का उपयोग किया जाता है। लाइट ईयर ब्रह्मांड में दूरी नापने के लिए की जाने वाली गणना है। जैसे हम पृथ्वी पर किलोमीटर या माइल के विस्तार में दूरी को नापते हैं और हमारे सौरमंडल में AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में दूरी को नापते हैं, वैसे ही बड़ी दूरी के लिए ब्रह्मांड में लाइट ईयर के एकम का उपयोग किया जाता है। एक लाइट ईयर यानी प्रकाश ने एक साल में काटा हुआ अंतर। प्रकाश एक सेकंड में करीब करीब 3 लाख किलोमीटर का अंतर काट लेता है और इस हिसाब से पूरे एक साल में प्रकाश करीब 9,500 अरब किलोमीटर का अंतर काट लेता है। और इन 9,500 अरब किलोमीटर को ही महज 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और बिग बैंग से जन्मे हमारे दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार आज 93 अरब प्रकाश वर्ष के घेरे में है। अब दोस्तों ये सवाल उठना जायज है कि ये ब्रह्मांड खुद करीब 13.5 अरब साल पुराना है और ब्रह्मांड में कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से गति नहीं कर सकता है। तो फिर ब्रह्मांड इन 13.5 अरब सालों में 93 अरब प्रकाश वर्ष के घेरे में फैला, तो आखिर फैला कैसे? तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि प्रकाश की स्पीड पर ही चलना ये बैरियर स्वयं ब्रह्मांड को लागू नहीं होता है और इसीलिए पिछले 13.5 अरब सालों में आज ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैल गया है। अब टेक्निकली हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष से दूर से आई लाइट को ही देख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इन रियल आज ब्रह्मांड में हमारी विजिबिलिटी 46 अरब प्रकाश वर्ष है। जी हाँ, आज हम 46 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख पाए हैं, क्योंकि यूनिवर्स के जिन ऑब्जेक्ट्स की लाइट आज 13.5 अरब प्रकाश वर्ष काट के हम तक पहुंची है वो चीजें वहां से और दूर जा चुकी होगी, और वो भी लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद के पूरे ब्रह्मांड में यानी कि 93 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक क्या है वो हमें नहीं मालूम, और यही हमारी विजिबिलिटी के बाहर का जो विस्तार है उसे ही हम अदृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। और उस इलाके में क्या है उसे हमने आज तक नहीं देखा। वो विस्तार, वो जगह है आज तक हमारे लिए एक राज है। अब बिग बैंग थियरी को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यह दृश्य ब्रह्मांड, अदृश्य ब्रह्मांड और इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ, यानी कि ये ग्रह, तारे, उल्का, गैलेक्सीज, निहारिकाएं, डार्क मैटर, प्रकाश, गति, गुरुत्वाकर्षण और यहाँ तक कि समय भी, ये सब कुछ बिग बैंग महाविस्फोट यानी कि द सुपर एक्सप्लोजन से पैदा हुआ है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये 93 अरब प्रकाश वर्ष का विस्तार ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और इससे पहले ना कुछ था और इसके आगे भी कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी बाहरी विस्तार में नहीं फैल रहा, क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। ब्रह्मांड तो स्वयं में ही फैल रहा है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी स्ट्रेंज लगने वाली बात है, लेकिन आम इंसानों के सवाल भी अपनी जगह पर सही है और वैज्ञानिकों का स्पष्टीकरण भी। फिलहाल हमारी चर्चा का विषय रहेगा 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्य सिद्धांत को कहते हैं द बिग बैंग थियरी। सन 1927 में जॉर्ज लेमेंट्रे नाम के एक बेल्जियम के वैज्ञानिक ने फ्रेडमैन लेमेंट्रे रॉबर्टसन वॉकर नाम का एक समीकरण बनाया। लेमेंट्रे का यह मैट्रिक्स आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित था। लेमेंट्रे के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक छोटे से बिंदु, एक परमाणु से हुई है,
जो इतना शक्तिशाली था कि जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, जिसमें एक अपार महाविस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, जिसके साथ ही यूनिवर्स के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और यूनिवर्स फैलने लगा। शुरुआती दौर में लेमेंट्रे की इस थियरी का मजाक उड़ाया गया और लेमेंट्रे की इस बिग बैंग थियरी का सबसे ज्यादा खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेड होयल। होयल ने लेमेंट्रे की थियरी को बिग बैंग आइडिया कहकर उनका मजाक उड़ाया। दोस्तों, काफी समय तक दुनिया के वैज्ञानिकों का समूह इन दो वैज्ञानिकों के बीच विभाजित रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से यह साबित होता रहा कि लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी ही सही है और धीरे धीरे लेमेंट्रे के विरोधी भी उनके पक्ष में होते गए। सन 1965 की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा दिलवाया और आज के इस आधुनिक युग में लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थियरी के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के पास थे। इतने पास कि समझ लो सब एक ही जगह पर स्थित थे। मानो सारा ब्रह्मांड जिसे आज हम देख रहे हैं वो एक इस छोटे से बिंदु में मौजूद था और उस वक्त ये बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यंत गर्म रहा होगा। इसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। ये एक इनफाइनाइट डेंसिटी है, यानी कि सब कुछ इस एक बिंदु में एकत्रित रहा होगा। ये वो स्थिति है जहां पर भौतिक विज्ञान के कोई भी नियम काम नहीं करते और इस अवस्था में स्पेस और टाइम का भी कोई वजूद नहीं था। उस परिस्थिति में अचानक से किसी अज्ञात कारण से एक महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। यह विस्तार किसी चीज के अंदर नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। अब यूनिवर्स के इस एक्सपेंशन के बाद सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से विस्तृत होने लगा। दोस्तों, बिग बैंग के इस ब्लास्ट के समय ब्रह्मांड का तापमान क्या था मैं आपसे क्या कहूँ, आप खुद इस इमेज से ही पता लगा सकते हैं। एक के पीछे पूरे 32 शून्य लगाए, इतना टेम्परेचर उस समय था। इसके बाद महाविस्फोट के बाद के 1 सेकंड से भी कम टाइम को प्लैंक टाइम कहा जाता है और इस बहुत ही कम समय के अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ही तेजी से गिरा और 1 माइक्रोसेकंड होते होते तो तापमान 10 अरब तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे पदार्थ ग्लूऑन प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे पार्टिकल्स गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी ये प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद करीब 3,80,000 सालों तक चलती रही और इस 3,80,000 सालों के समय को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं पर भी रोशनी नहीं थी। अगर आप ये सोचते हो कि जब बिग बैंग महाविस्फोट हुआ तब प्रचंड मात्रा में रोशनी रही होगी, तो ये सही नहीं है। ये जो बिग बैंग हुआ उसे हम ब्लास्ट कहते हैं और बेशक उस समय टेम्परेचर भी अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन फिर भी सब कुछ अंधकार में था। उस समय रोशनी नहीं थी क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं बने थे, इसलिए लाइट भी नहीं थी। और ऐसा लगभग बिग बैंग महाविस्फोट के बाद के 3,80,000 सालों तक चलता रहा और इस डार्क टाइम के अंत तक ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बनने लगे और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलने से हीलियम के अणु बनने लगे और हीलियम के चैप्टर में आते ही ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा मिला। ऐसे ब्रह्मांड में कई सारे तारे बनते गए और ब्रह्मांड चमकीला होता गया। इस तरह डार्क टाइम खत्म हो गया और बिग बैंग के पश्चात करीब 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाने लगा। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और कई सारे और पिंडों का निर्माण होना शुरू हो गया।
ऐसे करीब 8 अरब सालों तक इस ब्रह्मांड में यह प्रलय और निर्माण का सिलसिला लगातार चलता रहा। और ऐसे ही एक घटना के चलते करीब 4.5 अरब साल पहले एक निहारिका के ढह जाने से हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सूर्यमंडल के साथ ही 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का भी निर्माण हो गया था। लेकिन जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब पृथ्वी आज के जैसी और जीने लायक बिल्कुल न थी। पृथ्वी उस समय ज्वालामुखी और लावा का धगधगता गोला था और उस समय पृथ्वी अपनी ही धुरी पर बहुत ही तेजी से घूम रही थी और तब दिन हुआ करता था करीब 8 घंटे का और तब धरती पर पानी का तो कोई नामो निशान नहीं था। पर उस वक्त इस गर्म ग्रह पर हवा में भाप मौजूद था। यूं कहे कि पानी उस भाप के रूप में ही था और इसके साथ कई और एलिमेंट्स भी थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। कुछ एलिमेंट्स का H2O में निर्माण होने लगा और पृथ्वी पर बारिश होने लगी। लाखों सालों तक गिरती हुई बारिश के कारण पृथ्वी पर जलाशय, नदियां और समुद्र बनने लगे। पृथ्वी की भूसपाटी का बाहरी तापमान ठंडा होने लगा और पृथ्वी अब अंदर से गर्म रहने लगी थी, जो कभी कभी लावा और ज्वालामुखी के रूप में फटते थे। और आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से पृथ्वी पर जीवन की चहल पहल होनी शुरू हो गई और धरती को अपने एक कोशीय जीव मिले, जो थे पैरामीशियम और अमीबा। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण आगे चलकर बहुकोशीय जीव बनने लगे और हमारी पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवों की भरमार हो गई। आज के समय में ब्रह्मांड। आज हमारे ब्रह्मांड के समय को 13.8 अरब साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। इतने सालों से ब्रह्मांड अविरत रूप से बढ़ता रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में आज 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं और ब्रह्मांड के तारों का तथा पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों का तो हिसाब लगा पाना ही असंभव है। वैज्ञानिकों के एक ठोस अनुमान के मुताबिक आज हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, लेकिन कई सारी जगहों पर, कई सारी गैलेक्सीज में जीवन मौजूद होगा। हो सकता है कि इनमें से कई जगहों पर हमसे बहुत ही निम्न कोटि के प्राणी रहते हो। कुछ जगह पर जीवन अति सूक्ष्म रूप में भी मौजूद हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कई जगहों पर हमसे करोड़ों गुना ज्यादा विकसित जीव मौजूद हो सकता है कि ये उच्च कोटि की सभ्यताएं ऑक्सीजन पर नहीं लेकिन किसी और वायु पर जीती हो, या ये भी मुमकिन है कि वो सांस ही ना लेते हो। यह भी संभव है कि वो लोग हमारी तरह अन्न पर ना निर्भर होकर किसी और चीज का आरोहण करते हो, या ये भी हो सकता है कि वो हमसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली या हमसे बेहद निर्बल हो। इस अविरत ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर किसी भी फॉर्म में जीवन का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन ये बात पक्के तौर पर तय है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज तक कई जगहों पर जीवन पनपा होगा और कुदरती आपदा या अपने आपसी संघर्ष के चलते वो जीवन नष्ट भी हो गया होगा और भविष्य में भी कई और जगहों पर जीवन की शुरुआत होगी और उनका अंत हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थित नहीं है और वैसे ही कोई भी वस्तु निरंतर भी नहीं है। हर एक चीज का एक समय है, किसी का बहुत थोड़ा तो किसी का अति लंबा समय, लेकिन ये बात निश्चित है कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु का एक न एक दिन अंत जरूर होगा। स्वयं ब्रह्मांड का भी अंत होगा, लेकिन इससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और प्रलय और निर्माण की ये परंपरा हमेशा के लिए चलती रहेगी। दोस्तों, ब्रह्मांड का अंत कैसे हो सकता है, इसके ऊपर भी वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्शन किए हैं, जो इस बिग बैंग थियरी पर आधारित है, जिसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां जाके जरूर देखें। और हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं इस बिग बैंग थियरी से विपरीत अन्य थियरीज जो ब्रह्मांड के जन्म को किसी और तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो बने रहे द नॉलेज के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बजाएं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।